Yes, welcome to my dear students. Yesterday we have discussed about the role and importance of International Organization of United Nations, which is just like the guardian of the world, just like, but it is a question. Are the decision democratic? क्या निर्णय लोकतांत्रिक तरीके से लिया जाता है? There are so many institutions are working in the world, and for example, World Bank, International Monetary Fund. We have already told you about all these international agencies, like firstly International Monetary Fund, second is World Bank, International Bank for Reconstruction and Development, third is WHO, World Health Organization, fourth is UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund. Next one is UNESCO, United Nations Scientific and Cultural Organization. Next one, International Labour Organization, International Postal Organizations. There are so many examples. Those are working in different sectors in the world. But it is a question, are all institutions under United Nations are working in democratic way? It is an important question. So, firstly, we will like to focus about it. यानी हम लोगों ने जो विभिन्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस से फाइनेंशियल एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा जाना, तो प्रश्न उठता है क्या यूनाइटेड नेशन जो संपूर्ण विश्व के स्तर पर एक प्रकार से मानो सरकार की या गार्जियन की हैसियत से संपूर्ण विश्व के लिए कार्य कर रहा है, क्या ये ईमानदारी तरीके से कार्य कर रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही कारण है कि जब हायर स्टडी में आप जाएंगे ना, तो बड़ा ही आलोचना इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो 193 राष्ट्र है, 193 राष्ट्र के सभी सदस्य यानी प्रत्येक राज्य से एक एक रिप्रेजेंटेटिव, तो वैसे तो जनरल असेंबली में जो भाग लेते हैं, मीटिंग में जो भाग लेते हैं, उसमें क्या है कि 5 तक भाग ले सकते हैं प्रत्येक राष्ट्र से, किंतु जब वोटिंग की बारी आती है तो एक ही व्यक्ति वोट देने के लिए अधिकृत होते हैं, अपने राष्ट्र की ओर से प्रतिनिधि के रूप में माने जाते हैं। ये 93 राष्ट्र मिलकर के क्या करते हैं, तो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट का, जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी यूनाइटेड नेशन के माने जाते हैं। और दूसरा जो है कि जनरल असेंबली, ये जस्ट लाइक जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट के रूप में काम चलता है, पार्लियामेंट अपने फंक्शनिंग में होते हैं, उसी प्रकार से ये जनरल असेंबली को मान लिया जाता है। ठीक है ना, मान लीजिए। किंतु सच्चाई यही है कि इसमें लोकतंत्र का अभाव दिखता है।
ऐसा इसलिए जो सही निर्णय लेने का होता है वह निर्णय नहीं लिया जा सकता है यूनाइटेड नेशन में। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमने देखा है जब इराक पर अमेरिका के द्वारा अटैक हुआ था, विश्व के कई राष्ट्रों ने इसका विरोध किया था, यूनाइटेड नेशन के द्वारा भी संकेत किया गया था, किंतु अमेरिका ने नहीं माना। तो अमेरिका की ही दादागिरी यूनाइटेड नेशन में क्यों है? उसका कारण है क्योंकि डिफरेंट यूनाइटेड नेशन में जो डिफरेंट ऑर्गेन्स हैं, वो जो कार्य कर रहे हैं संपूर्ण विश्व के स्तर पर, इसके लिए एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है उसके मेंटेनेंस के लिए, उसमें जो वर्किंग हैंड्स हैं उनके लिए, प्रशासनिक अधिकारी के लिए। तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका के द्वारा शेयर किया जाता है। और भी कुछ राष्ट्र हैं, हम आप बाद में बताएंगे। तो ये जनरल असेंबली पार्लियामेंट रूप में काम करता है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कार्य करने की जो पद्धति है, तरीका है, वह सही तरीके से नहीं है, इसीलिए इसकी आलोचना होगी। कोई भी निर्णय जो लिया जाना है, जो विश्व के कल्याण के लिए होना है, उसमें यूनाइटेड नेशन अपने को असहज महसूस करता है, जिसका कारण है कि जिस अधिकार कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, 7 ऐसे राष्ट्र हैं जिसका शेयर 50% से भी ज्यादा है। बाकी 7 घटा दीजिए 193 में, 193 में 7 राष्ट्र ऐसे हैं जो टोटल यूएनओ का मेंटेनेंस जो है उसका मोर देन 50% वही 7 राष्ट्र मिलकर के चलता है। वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरब, ये 7 राष्ट्र मिलकर। तो कल्पना कीजिए किसी कोई भी जो सार्वजनिक कार्य होता है उसमें जो, और वो सबके सहयोग से होता है, उसमें कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं, बहुत बड़ा डोनेट करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस स्वतः बढ़ जाता है। इसलिए बढ़ जाता है कि सब लोग इंपॉर्टेंस उनको देते हैं। अब मान लीजिए कि 5 करोड़ रुपए का कोई प्रोजेक्ट खड़ा करना है या पब्लिक कार्य करना है, उसमें 3 करोड़ रुपए या कोई एक ही व्यक्ति यदि शेयर कर दे, अब बाकी 2 करोड़ रुपया में 50 आदमी मिलकर के शेयर करें, तो स्वाभाविक है उनके प्रति झुकाव, रुझान स्वतः बढ़ जाता है। तो अमेरिका का वही बात है। अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम है, रशिया है, फ्रांस है, चाइना है, जापान है, सऊदी अरब अमीरात है। तो ये सारे राष्ट्र मिलकर के, 7 राष्ट्र मिलकर के अधिक शेयर करता है, जिसके कारण इस सबका दबदबा बना रहता है। इसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा। इधर तो हाल फिलहाल से चाइना की भी दादागिरी जबरदस्त चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर जस्टिस नहीं हो पाता है। बट जनरल असेंबली कैनॉट टेक एनी डिसीजन, यानी वो सही डिसीजन लेने के स्थिति में नहीं होता है। तो यहाँ क्योंकि दादागिरी चलती है कुछ गिने चुने राष्ट्र की। फिर जो सुरक्षा परिषद है, ये ओवरऑल ये आलोचनात्मक है यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट ऑर्गन का, किस किस प्रकार से कहां पर सही तरीके से डेमोक्रेटिक वे में कार्य नहीं हो पाता है, उस पर मैं फोकस डालने का कार्य कर रहा हूं। अब ये जो है 15 मेंबर जो है, यानी सिक्योरिटी काउंसिल का, जो बेहद महत्वपूर्ण है ये माना जाता है यूनाइटेड नेशन का, इसमें से जो 5 अस्थायी सदस्य है, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, चाइना, ये 5 को वीटो का अधिकार है, जो यहां पर क्लियर मैंने किया है। इसका मतलब हुआ कि दुनिया का तमाम राष्ट्र एक तरफ हो जाए और ये 5 में से कोई एक भी राष्ट्र यदि
सार्वजनिक निर्णय लेने में अपोज कर देता है, विरोध कर देता है, उसको हम वीटो करने पावर के नाम से जानते हैं, तो किसी भी सूरत में वो पारित नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल को अधिक लोकतांत्रिक बनने के लिए परम आवश्यक है कि इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि यदि इसमें संशोधन किया जाता है, नियमों में परिवर्तन किया जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि अधिकांश राष्ट्रों की ओर से जो कुछ गिने चुने राष्ट्र का जो परमानेंट मेंबर है, दादागिरी चलती है, उस पर अंकुश लग सके। आपको पता होना चाहिए, भारत सभी प्रक्रियाओं को फुलफिल करता है परमानेंट मेंबर के लिए, सभी प्रक्रियाओं को फुलफिल करता है और इस श्रेणी माने के लिए। किंतु ये कमीना चाइना जो है, ये पहले अमेरिका भी विरोध करता था, किंतु अमेरिका के साथ भी इधर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माध्यम से फॉरेन पॉलिसी जो बनी है वो बहुत ही सकारात्मक है, कोऑपरेटिव है। तो ये अमेरिका भी खुलकर भारत का साथ दे रहा है, यूनाइटेड किंगडम दे रहा है, फ्रांस दे रहा है, रसा दे रहा है, लेकिन ये बेहुदा विरोध कर देता है, क्योंकि जानता है कि भारत यदि इसमें आ गया तो हमारे ऊपर अंकुश जबरदस्त तरीके से लग सकता है। तो यही समस्या है। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अलग तरीके से जबरदस्त प्रश्न को रखा है जनरल असेंबली में, क्या कि आप हमको अस्थाई की बात जो ही करेंगे तो चाइना विरोध करेगा, ये हरामी है। तो चाइना जो विरोध करेगा तो इससे अच्छा है कि इसको दूसरे तरीके से यदि हम प्रस्तुत करें तो संभव है कि विश्व का रुझान इस पर बढ़े और सब मानव स्थिति और समझौता की स्थिति बन जाए। क्या कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार से वर्ल्ड में भी उसी प्रकार से क्या होता है कि संशोधन की आवश्यकता होती है। तो उसमें क्या करना है कि नियमों में कुछ संशोधन की आवश्यकता है। तो उसके तहत यदि नियमों में सुधार की बात होगी तो नेचुरली यहाँ जो 5 जो अस्थायी सदस्य है इस पर अंकुश, इनडायरेक्टली अंकुश लगाने की बात होगी, या कुछ और राष्ट्रों का प्रवेश होने की, जैसे जापान का भी नाम आता है तो भारत के साथ साथ जापान का भी नाम हो जाए। तो इस माध्यम से भारत भी चाह रहा है कि इसमें बदलाव आए। दुनिया के अधिकांश राष्ट्र भी इस संदर्भ में है। तो आड़े आप यही विरोध करने के कारण, इसी राष्ट्र के द्वारा विरोध करने के कारण भारत अभी तक इसका परमानेंट मेंबर नहीं हो पाया। और जो 10 अन्य है वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चयन होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है, किंतु मेन यही 5 है। तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसलिए लोकतांत्रिक तरीके से जो निर्णय लेने की बात होती है यही विरोध कर देता है, वो कार्य संभव नहीं हो पाता है। फिर उसके बाद है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में ये अमेरिका का जो है कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहने के कारण इनका जितना मेंटेनेंस होता है उसका बड़ा एक हिस्सा, शेयर यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का है, इसीलिए इनकी ज्यादा चलती है और लोकतंत्रीय शासन प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। वीटो के लिए मैंने कहा एक विशेष प्रकार की शक्ति जिस पर कि सरकार यानी कि इसके जो भी अधिकारी हैं यानी 5 सदस्य राष्ट्र जो है 5 कंट्री, वो उस 5 में से कोई भी उस पर विरोध कर सकता है। तो किसी भी प्रकार का प्रपोजल रहेगा, यदि किसी एक भी राष्ट्र के द्वारा विरोध हो गया तो वो प्रपोजल कभी भी पारित नहीं हो सकता है। मैंने तो केवल यहाँ तो 15 ही राष्ट्र के लिए लिखा है सिक्योरिटी काउंसिल की। जब
संपूर्ण विश्व के भी राष्ट्र यदि उसमें जुटे और कोई एक यदि विरोध कर दे तो वो पारित नहीं होगा, वो अमान्य हो जाएगा। तो यहाँ पर दुरुपयोग हो जाता है। फिर उसके बाद है ये जो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका का इस पर दबाव बना होता है, किस कंट्री को कितना सहयोग, आर्थिक सहयोग मिलना चाहिए, इस पर अमेरिका का महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। उसका कारण है कि इसके फाइनेंस मिनिस्टर वर्ल्ड बैंक के जो है यानी IBRD के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है, यानी विश्व बैंक के अध्यक्ष का चुनाव होता है, आपको मालूम है विश्व बैंक के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, और प्रायः क्यों अमेरिका का ही मुल्क के ही निवासी को क्यों बनाया जाता है? उसका कारण है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के चुनाव के लिए अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर, याद रखेंगे, अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा मनोनयन होना उस व्यक्ति का आवश्यक होता है। नेचुरली अमेरिका का फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ के नागरिक को प्राथमिकता देंगे फाइनेंस विश्व बैंक के अध्यक्ष बनाने में? निश्चित रूप से वो अपने ही राष्ट्र के। इसीलिए यही कारण है कि इसके अध्यक्ष का जो चुनाव होता है सामान्यतया वो अमेरिकी नागरिक ही होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि यहाँ भी लोकतंत्र जो शासन प्रणाली है, पद्धति है, वहां पर उसका अभाव देखने को मिलता है। और भी ढेर सारे ऐसे कारण हैं। अभी जैसे चाइना है, ये जो वर्ल्ड है, ये कोरोना महामारी को जो झेल रहा है, इसका कौन है सूत्रपात? चाइना है। लेकिन चाइना समर्थित जो WHO के मेंबर अध्यक्ष थे, जिसके कारण उन्होंने आवाज तक नहीं उठाई कि ये गलत काम हो रहा है, ऐसे वायरस उनको नहीं तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। तो इस तरह से देखने पर ओवरऑल पता चलता है कि यहाँ ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ भी लोकतंत्र का अभाव देखने को मिलता है। सही और निष्पक्ष निर्णय लेने में यह भी संस्था अपने को असक्षम महसूस करता है। यदि ये क्राइटेरिया हट जाए, शेयरशिप जो है उसको आधार नहीं माना जाए, तो संभव है कि इसमें लोकतंत्र अधिक से अधिक सफल हो पाएगा। तो आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।